पुरानी कहावत है कि जब बांध ही खेत को खाने लगे तो खेत को भला कौन बचाए। बांध यानी बाउंड्री, जो खेत की बाउंड्री बनाई जाती है खेत को बचाने के लिए। वैसे तो बाउंड्री खेत को नहीं खाती है, लेकिन एक बार कल्पना कीजिए कि वो बाउंड्री जो कि खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है वो ही खेत को खाने लगे तो क्या होगा। और ये कहावत मालेगांव केस में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो किस लिए बनाई गई हैं? इसीलिए ना कि देश को प्रोटेक्ट करेंगे, देश के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वही अगर देश के लोगों को फंसाने लगे तो क्या होगा। और यही मालेगांव केस में हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मालेगांव केस की जजमेंट कह रही है, जो कि 1036 पेजेस की जजमेंट है मुंबई के कोर्ट की, जस्टिस लाहोटी की, और जिसको हमने 2 दिन पूरा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद एक ही चीज पूरी जजमेंट में नजर आ रही है, वो ये कहावत है कि जब बांध ही खेत को खाए तो खेत को कौन बचाए। क्योंकि उसमें जो एजेंसी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें और सही कल्प्रिट्स को ढूंढ निकालें, किसने बॉम्ब फोड़ा, कैसे वो इंसिडेंट हुआ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए सबसे अहम एजेंसी थी, वो थी ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और हमारे देश की ये प्राइम एजेंसी है, आप नाम से ही समझ जाएंगे, यानी जिनको टेररिस्ट के केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो एजेंसी इस केस में थी। और उस एजेंसी ने ट्रुथ फाइंड करने की बजाय, उस एजेंसी ने असली अपराधियों को ढूंढने की बजाय हमारे ही देशवासियों को, जिसमें कि आर्मी के कर्नल भी हैं, साधु संत साध्वी भी हैं, उनको उस केस में टेररिस्ट घोषित कर दिया। ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी कि जिससे लगेगा सामने से एक बार तो कि यही अपराधी हैं, और अपराधी घोषित भी कर दिया था। मीडिया में सब जगह यह आ रहा था कि मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सुधाकर चतुर्वेदी और ऐसे कई अपराधी घोषित कर दिए थे। लेकिन जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने आई है और कोर्ट ने उस पर ट्रायल चलाया है, तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने एक्विटल करते समय एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पाई कि इन लोगों का कहीं से भी मालेगांव ब्लास्ट में हाथ था। पूरी जजमेंट तो 1035 पेजेस की है, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने मार्क किए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसमें जो ATS थी, उन्होंने किस तरीके से एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड माइंड बना लिया कि इन लोगों को इस केस में इन्वॉल्व दिखाना है, और उसी दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके गए। ऐसी शॉकिंग चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, जजमेंट में से पढ़ के पैरा नंबर के साथ बताऊंगी, जो कि बिल्कुल ही आपको शॉक कर देगा कि अगर हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिनके ऊपर ये भार है कि उनको सॉल्व करने हैं बड़े से बड़े टेररिस्ट के केसेस, वो एजेंसीज अगर ऐसे होंगी तो क्या होगा हमारे देश में। और ऐसी बड़ी एजेंसीज अगर इस तरह इन्वेस्टिगेशन करके किसी को भी फंसाएंगे ऐसे सीरियस केसेस में, जिसमें कि टेररिज्म इन्वॉल्व है, जिसमें कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ऐसे केसेस में अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस तरीके से काम करेंगी, सो नंबर 1 तो इसमें जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि हमारी आर्मी के ऊपर भी शंका हो गई, क्योंकि आर्मी के कर्नल पुरोहित इसमें इन्वॉल्व किए गए, और आर्मी के ऊपर से विश्वास हटाया गया कि आर्मी के लोग भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बदनामी की बात है। दूसरा, जो भगवा आतंकवाद के नाम से जो बदनामी फैलाई गई, ये 2 पॉइंट तो है ही है, लेकिन तीसरा जो बड़ा नुकसान हमारे देश का हुआ वो ये कि असली जो अपराधी, जिन्होंने वो असल में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जो टेररिज्म किया था, वो असली टेररिस्ट का कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ही असली टेररिस्ट को छोड़कर अपने देश के आर्मी के लोग, अपने देश के साधु संतों को ही पकड़कर आरोपी बनाकर ट्रायल चला रही थी 17 सालों से, तो उन टेररिस्ट का कितना कॉन्फिडेंस बड़ा होगा जिन्होंने असल में वो क्राइम किया है। वो आज भी फ्री हैं, और किसकी वजह से? ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वजह से। सोचिए उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा कि उस देश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ही हमें छोड़कर अपने ही लोगों को पकड़ रही थी, अपने ही लोगों पर ट्रायल चला रही थी। ये तो थैंक्स है हमारी जुडिशरी को, हमारे जस्टिस लाहोटी को, जिन्होंने ऐसी जजमेंट देकर जस्टिस को अपहेल्ड किया और उन टेररिस्ट को यह जवाब दिया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गलत करेगी भी तो जुडिशरी बैठी है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऐसी एजेंसी में ऐसे ऑफिसर्स को भर्ती करना चाहिए जो कि पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, जो कि इस तरह से टॉर्चर करके, इलीगल अरेस्ट करके किसी और को अपराधी बनाकर देश के सामने ना पेश करें कि असली टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जो कि देशभक्त हैं। हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि किसी दबाव में ना आए, जो कि किसी ऊपर के प्रेशर में ना आए, जस्टिस को अपहेल्ड करने के लिए जो पाताल से भी एविडेंस ढूंढ के निकालें, ऐसे ऑफिसर्स चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ, एविडेंस असली ढूंढ के लाने की बजाय, असली टेररिस्ट ढूंढ के लाने की बजाय जजमेंट तो ये कह रही है कि उन्होंने एविडेंस प्लांट किए। एविडेंस ढूंढ के लाना तो दूर की बात, उन्होंने एविडेंस प्लांट किए हैं। ऐसी शंका, ऐसे सस्पिशंस, ऐसे डाउट्स ऑनरेबल जज ने अपनी जजमेंट में रेज किए हैं। अब मैं जजमेंट के उन पैरा नंबर्स को आपको कोट करते हुए बताती हूं। पैरा नंबर 413 है जजमेंट का। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया था एक्यूज नंबर 9 के लिए, जो कि है कर्नल पुरोहित, उनके ऊपर सबसे पहला आरोप ये था कि जब वो कश्मीर में पोस्टेड थे तब वहां से पोस्टिंग के बाद वो आरडीएक्स लेकर आए थे और आरडीएक्स उन्होंने अपनी अलमारी में, अपने घर में कबर्ड में रखा था। इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, दैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज had not inquired or collected or filed any documentary evidence on record to show that A9 accused number 9 यानी कर्नल पुरोहित was posted at Kashmir during the particular period, यानी कि कश्मीर में वो पोस्टेड थे, इस बात का ही कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिकॉर्ड पे नहीं लाया है। उसके बाद कोर्ट ने लिखा, not a single witness has deposed that anyone had seen A9 during his posting at Kashmir at specific place or for particular period, or he has procured the RDX or he has brought the RDX। यानी कि कोर्ट कह रही है कि एक भी विटनेस, नॉट अ सिंगल विटनेस, एक भी विटनेस ने ये डिपोज नहीं किया कि किसी ने भी कर्नल पुरोहित को कश्मीर में पोस्टेड देखा हो उस समय, या फिर वो RDX प्रोक्योर किया हो उन्होंने, या फिर वो RDX कश्मीर से लेके आए। इस बात के लिए एक भी विटनेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिकॉर्ड पे नहीं लाया है। दस, कोर्ट आगे कह रही है, दस इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव एविडेंस आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दैट एक्यूज नंबर 9 हैज ब्रॉट एनी RDX फ्रॉम कश्मीर एज एलिज्ड। यानी कोर्ट कह रही है कि इसीलिए मैं इंक्लाइंड नहीं हूं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से RDX लाया था। सो इस आरोप को कोर्ट ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया। अब नेक्स्ट एक विटनेस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 309, जिनका नाम है कैप्टन नितिन जोशी। इनके बारे में पैरा नंबर 407 जजमेंट में बताया गया है कि ये विटनेस चीफ एडमिन और ट्रेनिंग ऑफिसर थे नासिक में, और ये प्रोसिक्यूशन के स्टार विटनेस थे। स्टार विटनेस यानी प्रोसिक्यूशन जिस पर कि सबसे ज्यादा रिलाय करती है, ये वो विटनेस प्रोसिक्यूशन के लिए थे। अब ATS के केस के अनुसार इनकी प्रेजेंस में, यानी इन विटनेस जो कि कैप्टन नितिन जोशी हैं, इनको कर्नल पुरोहित ने कन्फेशन किया था और कन्फेशन में ये कहा था कि मैं कश्मीर से RDX लेके आया था अपनी पोस्टिंग के बाद और मैंने अपने घर की कबर्ड में वो RDX रखा था। अब ये कन्फेशन ATS का कहना है कि ये कैप्टन नितिन जोशी ने अपने बयान में ATS को बताया है, लेकिन एविडेंस के दौरान इन्हीं कैप्टन नितिन जोशी ने कहा कि इन्होंने ऐसा कोई बयान ATS को दिया ही नहीं है। जजमेंट का पैरा नंबर 409 ये कहता है कि कैप्टन नितिन जोशी ने कहा कि ATS जबरदस्ती उनको बिठाकर लेके गई इंक्वायरी के लिए और देर रात तक इंक्वायरी करती रही, और ATS ने उनको थ्रेटन किया था, और उस परसिस्टेंट प्रेशर, थ्रेट और हैमरिंग की वजह से उन्होंने वैसा स्टेटमेंट ATS को दिया जैसा ATS ने उन्हें कहा बयान देने के लिए, जो कि अब कैप्टन नितिन जोशी ने कोर्ट में जब एविडेंस हुआ तब उन्होंने कहा कि वो सारे स्टेटमेंट जो ATS ने मेरे लिखे हैं वो सब बेसलेस हैं, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट भी लॉन्च की थी ATS ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने कहा इसीलिए इस विटनेस का जो बयान ATS के पास में था उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। यानी ATS ने प्रेशराइज करके अपने हिसाब से बयान करवाया, यानी कि कर्नल पुरोहित पर यह आरोप साबित करने के लिए कि वो RDX कश्मीर से लेकर आए थे और अपने घर में रखा हुआ था, इस बात को साबित करने के लिए ATS ने एक विटनेस को तैयार किया झूठा, और उसको प्रेशराइज किया ये बोलने के लिए, ये बयान लिखवाने के लिए कि कर्नल पुरोहित ने मेरे को कन्फेशन किया था।
इस बात का कि वो आरडीएक्स लेकर आए। और फिर वो विटनेस ने बाद में आकर कोर्ट में कहा कि ये मुझसे प्रेशराइज करा के बयान लिया गया था और ऐसा कुछ भी कर्नल पुरोहित ने मुझे नहीं कहा था। तो देखिए किस हद तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किया है। उस समय मुझे याद है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर ये न्यूज़ चलती थी कि कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लेकर आए थे, उनको तो टेररिस्ट घोषित ही कर दिया था मीडिया में। इसी वजह से इन्हीं विटनेसेस के बयानों की वजह से जो बयान एटीएस ने प्रेशर देकर, टॉर्चर देकर करवाए थे, और आज वो जजमेंट में सच सामने आ रहा है। पैरा 419 में कोर्ट ने नोट किया है that Captain Nitin Joshi, जो PW 309 है, has specifically admitted in cross examination that A9 यानी कर्नल पुरोहित had not given any weapons or ammunition. He had not seen any RDX in the house of A9 यानी कर्नल पुरोहित. The A9 never confessed that he had supplied RDX. Thus, the story of ATS pertaining to supply and storage of RDX by A9 in his wooden cupboard is also negated by the independent witness. यानी कि जो स्टोरी एटीएस ने बनाई थी आरडीएक्स के सप्लाई और स्टोरेज के लिए, जो एक्यूज नंबर 9 कर्नल पुरोहित के ऊपर जो स्टोरी बनाई थी एटीएस ने, वो खत्म हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि जब सर्च हुआ था कर्नल पुरोहित के घर में, तो कुछ भी ऐसा सस्पेक्टेड डिवाइस नहीं मिला था, जैसे डिटोनेटर्स, वायर्स या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सस्पिशियस चीज नहीं मिली थी। और लास्ट में फिर कोर्ट ने कहा, thus there is nothing on record to show that A9 has assembled the bomb in his house or utilized the RDX for the preparation of bomb after storing the RDX in the wooden cupboard of his house, taking into consideration the entire testimony of aforesaid witnesses। और भी सारे पंच विटनेसेस वगैरह के सबके बयान के बाद कोर्ट ने कहा, I am of the view that in the absence of any positive evidence, prosecution is unsuccessful to prove that any RDX was brought by Colonel Purohit from Kashmir and he has stored the said RDX in the cupboard of the house and assembled and utilized the said RDX for bomb blast। एकदम क्लियर वर्ड्स में कोर्ट ने कह दिया कि प्रोसिक्यूशन अनसक्सेसफुल रही है ये बात प्रूव करने के लिए कि आरडीएक्स लाया गया था और उस आरडीएक्स का बॉम्ब ब्लास्ट में यूज किया गया था। अब आगे ऐसे बहुत सारे और भी शॉकिंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि एटीएस की बनाई हुई पूरी स्टोरी को जज ने, ऑनरेबल जज लाहौटी ने किस तरह से एक एक इवेंट, एक एक एविडेंस को एनालाइज किया है, एक एक एक्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे उस एक्यूज का रोल नहीं बनता है और कैसे प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है, कैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में चलाई जैसे उनका मन किया। वो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इस ऐतिहासिक जजमेंट के एनालिसिस में।